सोरासिस के पेशेंट को जब सोरासिस होता है तो वो वैसे ही इतने शॉक में होता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि मुझे क्या हो गया। ऊपर से आसपास जो लोग होते हैं उसको इतना ज्ञान दे रहे होते हैं अबाउट सोरासिस और इतना मिथ क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि फैक्ट्स भी नहीं होते और ना ही वो साइंटिफिक रिसर्च होती है, और उसका मोरल सब शाटर्ड कर देते हैं और उसको कहीं भी उठने बैठने लायक या अपने आप को फेस करने लायक नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ दवाइयों से सोरासिस को ठीक नहीं किया जा सकता। मैं बहुत वीडियोस में बोलती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है पेशेंट के साथ। सोरासिस के पेशेंट को जब सोरासिस होता है तो वो वैसे ही इतने शॉक में होता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि मुझे क्या हो गया। ऊपर से आसपास जो लोग होते हैं उसको इतना ज्ञान दे रहे होते हैं अबाउट सोरासिस और इतना मिथ क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि फैक्ट्स भी नहीं होते और ना ही वो साइंटिफिक रिसर्च होती है, और उसका मोरल सब शाटर्ड कर देते हैं और उसको कहीं भी उठने बैठने लायक या अपने आप को फेस करने लायक नहीं छोड़ते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और आज हम सोरासिस से रिलेटेड जो मिथ्स क्रिएट करे जाते हैं, जो लोग अपना ज्ञान देते हैं या गलतफहमी आई वुड से मिथ्स या गलत कॉन्सेप्ट्स बना देते हैं, सोरासिस पेशेंट के दिमाग में घुसा देते हैं, जिससे वो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली लैक करते हैं, मोराल उनका टूट जाता है और वो खुद को भी शायद मिरर में देख नहीं पाते हैं। ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आपको नहीं सुनने हैं और उनको फैक्ट्स दिखाने हैं कि ऐसा कोई भी साइंटिफिक नहीं बोला गया है या कहीं लिखा नहीं गया है। ये सारी सुनी सुनाई और कही गई बातें हैं जो आपको इग्नोर करनी है और इन बातों को अपने जहन में नहीं बिठाना है। अपने कॉन्फिडेंस को वहीं रखना है, शाटर नहीं होने देना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है, फिर सोरासिस से लड़ना है। तो मिथ नंबर वन इज इट अफेक्ट फर्टिलिटी। मीन्स अगर आपको सोरासिस है तो आगे जाके हो सकता है आपके बच्चे पैदा ना हो या फिर आपको बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आए, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। अगर आपका सोरासिस एक अच्छे ट्रीटमेंट से रिकवर कर जाता है और वो रिलैप्स नहीं होता है और आप अपना ध्यान रखते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा और ऐसा मैंने पेशेंट में नहीं देखा कि उन्हें आगे जाके बच्चे करने में प्रॉब्लम आ रही हो या मदर को भी बच्चे बेयर करने में प्रॉब्लम आ रही हो। मेरे पास इतने सारे सोरासिस के पेशेंट हैं जिनके बच्चे भी हुए हैं, जो बच्चों के बाद भी ठीक है, सोरासिस रिलैप्स नहीं किया है, कुछ का कर भी गया है, लेकिन बच्चे ज़रूर हो गए, फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं आया। तो आप इसको ध्यान में मत रखिए और आप आगे जो प्लान करना चाहते हैं ठीक होने के बाद, क्योंकि बॉडी को ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तो ठीक होने के बाद आप ज़रूर प्लान करें और अपनी लाइफ को आगे एंजॉय करें। मिथ नंबर 2 ये होता है कि सोरासिस सिर्फ एक स्किन डिसऑर्डर है, जबकि ये गलत है। सोरासिस स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है लेकिन ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जब अपनी इम्यूनिटी इतनी हाइपर एक्टिवली काम कर रही है, वो अपनी बॉडी की दुश्मन बन गई है, उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज उसने बना दी है। जो रिफ्लेक्शन है, जो टारगेट ऑर्गन है वो स्किन है, तो स्किन पे आपको फ्लेकिंग दिख रहा है, पैचेस दिख रहे हैं, इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, लेकिन जो इसका उत्पन्न ये हुई है, जो ओरिजिन है, मदर है, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो स्किन पे इसका रिफ्लेक्शन होता है, ऑब्वियसली स्किन इफेक्टेड होती है, लेटर ऑन जॉइंट्स भी इफेक्ट हो जाते हैं, बट ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ना कि सिर्फ एक स्किन डिसीज है जो आपको बाहर किसी इन्वायरमेंट में रह के या किसी इन्फेक्शन के चलते आपको किसी से हो गई है। मिथ नंबर 3 इज सोरासिस के पेशेंट के आसपास जो भी लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि अगर हम इस पेशेंट के साथ सोएं, रहें, खाएं या टच करें, उनको भी सोरासिस हो जाएगा। आप इस धारणा पे मत रहिए। सोरासिस छूने से नहीं होता है। आप उन पेशेंट के साथ नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, करना भी चाहिए, ताकि उनको अपने आप को नॉर्मल फील करें, सोसाइटी से अलग फील ना करें और उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट कराइए, क्योंकि आप उनके साथ रहेंगे, बैठेंगे या शेयर करेंगे चीज़ें तो सोरासिस नहीं होगा। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं मोर देन 8 ईयर्स से सोरासिस के पेशेंट देख रही हूँ और मैं ना ही ग्लव्स पहनती हूँ, ना ही मैं अपने आप को कवर करती हूँ, मुझे अब तक सोरासिस नहीं हुआ। और इससे बड़ा कोई प्रमाण या एविडेंस हो नहीं सकता कि सोरासिस छूने से नहीं होता है। मिथ नंबर 4 इज सबसे बड़ा मिथ कि सोरासिस सिर्फ स्टीरॉइड से ही ट्रीट किया जा सकता है, जबकि स्टीरॉइड से सोरासिस को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ही आप स्टीरॉइड छोड़ते हैं वैसे ही सोरासिस आपका बढ़ के आता है, ये आपने भी नोटिस किया होगा, पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप बेटर हैं कि सोरासिस को ऑल्टरनेट मेडिसिन से ट्रीट करें, ताकि आपके लिवर, किडनी, वाइटल ऑर्गन्स बचे रहें और दवाइयाँ छोड़ने के बाद ये उस इंटेंसिटी से वापस ना आए। मिथ नंबर 5 इज सोरासिस सिर्फ विंटर्स में होता है। ये मेरे पास पेशेंट आते हैं, आई अग्री कि पेशेंट बोलता है सोरासिस बढ़ गया मेरा सर्दियों में या मुझे विंटर में आता है, लेकिन मेरे पास ऐसे भी पेशेंट की रेंज है जो सर्दियों में ठीक रहते हैं
उनको गर्मियों में आता है। तो इट्स अ चेंज ऑफ वेदर, चाहे वो गर्मी आ रही है चाहे वो सर्दी आ रही है, आपकी बॉडी में जैसे जैसे बदलाव होता है या दिखता है वो रिफ्लेक्ट करता है। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ सर्दियों में बढ़े, वो गर्मियों में भी बढ़ जाता है, किसी का बरसातों में बढ़ जाता है। तो ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपका सोरासिस कब बढ़ रहा है। मिथ नंबर 6 इज अवॉइड सनलाइट इन सोरासिस। वेल, कुछ पेशेंट होते हैं जिनको सनलाइट में जाने से इरिटेशन, बर्निंग, इचिंग बढ़ जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट का धूप में बैठ के या सनलाइट एक्सपोजर मिलने से सोरासिस जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर सनलाइट आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है, आपके लिए सुटेबल है या नहीं। और अगर आप सनलाइट लेना भी चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप कोशिश करें कि आप सनलाइट में बैठें और उसको ले। 8 बजे के बाद जो धूप होती है वो सिर्फ इरिटेशन के लिए होती है, तो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट आप जितना एक्सपोजर ले सकते हैं आप लें। पहले ये चेक करें कि आपको ये सूट कर भी रही है या नहीं। एंड मिथ नंबर 7 इज पेशेंट को लगता है कि उसके पैचेस हैं, सोरासिस है, तो वो एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर सकते। वेल, अगर आपके पैचेस बहुत सीवियर स्टेज पे नहीं है, उनका इन्फ्लेमेशन कम है, रेडनेस कम है, तो आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए। आई डोंट माइंड, मैं तो बोलती हूँ पेशेंट को कि आप मेडिटेट करिए या वॉक करिए। तो एक्सरसाइज के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वर्कआउट के बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं आपको बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करनी है या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करनी है। आप फ्लोर पे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी आप ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपको सोरासिस है तो। मिथ नंबर 8 इज एक ये भी धारणा होती है कि सोरासिस एक ओल्ड एज में जाके होता है, हम तो यंग है, हमें क्या होगा अभी, बट नहीं, सोरासिस आपको कभी भी हो सकता है। मेरे पास जो पेशेंट की रेंज है वो 2 साल से शुरू हो रही है और वो 70-80 साल तक की है। तो सोरासिस कभी भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि उसको ट्रिगर कब मिल रहा है। और कुछ लोग होता है कि लाइक पैदा होने के कुछ महीने बाद ही उनको सोरासिस दिख गया, तब से वो पीड़ित होते हैं 30 साल 40 साल। तो इससे एज का कोई मैटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, फीमेल मेल किसी को भी हो जाता है, बच्चों में हो जाता है, किसी भी एज पे हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग से निकाल दीजिए। मिथ नंबर 9 इज सोरासिस क्योरेबल डिसीज नहीं है। मेरे पास भी जो पेशेंट आते हैं वेल वो यही बोलते हैं कि ठीक तो नहीं हो सकता मैम, सब यही बोलते हैं इसकी कोई दवाई नहीं है, आप मैनेज करो। तो इसका ये आंसर मैं देना चाहूँगी कि बुखार भी जब ठीक होता है तो वो भी वापस आ जाता है, आपका वजन भी बढ़ता है, आपने कम करा, आप कुछ भी खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो फिर से बढ़ जाएगा। तो आप इस फैक्ट को समझिएगा कि एक बार सोरासिस ठीक करने के बाद आप अपना खान पान ठीक रख के, अपना मेंटल स्टेबिलिटी ठीक रख के उसको रिलैप्स होने से रोक सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, अगर आप चाहें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और हर चीज़ को मेंटेनेंस देनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसको नर्चर करना पड़ता है। अगर आप इस तरीके से रखेंगे अपने सोरासिस को ठीक होने के बाद तो ये रिलैप्स नहीं होगा और ये हमेशा के लिए ठीक ही रहेगा। मिथ नंबर 10 इज सबसे बड़ा मिथ जो पेशेंट को मैं बोलूँगी गलत फहमी है कि लाइफस्टाइल से सोरासिस का कोई लेना देना नहीं है। वेल, मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि सिर्फ दवाइयों से सोरासिस ठीक होने वाली बीमारी है ही नहीं। आप जो भी खाते हैं उसका रिफ्लेक्ट होगा सोरासिस पे, आप जैसा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उसका रिफ्लेक्ट होगा आपका, यहाँ तक कि आपके स्ट्रेस लेवल और मेंटल स्टेबिलिटी भी रिफ्लेक्ट हो सकती है सोरासिस पे। तो सिर्फ दवाइयों से सोरासिस को ठीक नहीं किया जा सकता। मैं बहुत वीडियोज़ में बोलती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है पेशेंट के साथ। आप कोशिश करें कि आप अपना लाइफस्टाइल और खान पान ऐसा रखें कि आपको हमारे जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत ही ना पड़े।